गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। सब अच्छे होंगे। आज ये आपकी सौर मंडल की जो है ना लास्ट क्लास होगी, तो फटाफट से आ जाएंगे और बहुत अच्छे से आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक जी, गुड इवनिंग। हम्म ठीक है। जी जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पहले आप आ जाओ सभी, फिर सब अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि तक मैंने परसों सैटरडे की क्लास तक करवा दिया था है। और आज जो है अरुण और वरुण बचेंगे बस। ठीक है, हाँ अरुण और वरुण बचेंगे बस। तो स्टार्ट करें सेशन। ठीक है। हाँ जी। जी जी, गुड इवनिंग। हम्म हम्म। चलो टीकम सिंह, तो टीकम सिंह के नाम से स्टार्ट करें आज का सेशन। हाँ जी। ठीक है। हाँ बहुत अच्छे से। अब तो आपका ना कोर्स भी कंप्लीट ही होने वाला होगा। बस सौरमंडल हो जाएगा, फिर हम अक्षांश देशांतर पृथ्वी की गतियाँ और सारे 7 कॉन्टिनेंट्स वगैरह पढ़ेंगे और बस फिर उसके बाद एंड कर देंगे। हाँ जी, अब बताओ। हम्म तो स्टार्ट करें। हाँ, अरुण के विषय में हम पढ़ना है ना आज बिल्कुल अच्छे से। जी, अरुण के विषय में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम्म चलो, तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुको। हम्म ठीक, डालो अरुण। इसे बोलते हैं यूरेनस। यूरेनस। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है। पहला क्वेश्चन ग्रह का यही पूछा जाता है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें नंबर पर है। 7वें स्थान पर, 7th प्लेनेट फ्रॉम द सन। ठीक है। और सर विलियम, खोज किसने की थी? सर विलियम हर्शेल ने। खोज सर विलियम हर्शेल ने। खोज पूछे किसने की थी अरुण की, तो डिस्कवर्ड बाय सर विलियम हर्शेल। डिस्कवर्ड बाय।
सर विलियम हर्शेल। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। परिक्रमा कितने दिनों में करता है? रिवॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। 84 दिनों में। कितने? 84 साल में। 84 साल होगा, ध्यान रखेंगे। इसे नीला हरा ग्रह भी कहते हैं, है ना? नीला हरा ग्रह, इसे नीला हरा ग्रह भी कहते हैं। इसे नीला हरा ग्रह भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन प्लैनेट। ब्लू ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, और एक और बात बताऊं इसे, इसको ना लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो हम आगे लिख लेंगे, क्योंकि जगह है नहीं इसमें, तो फटाफट से लिखेंगे। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और नीला हरा ग्रह क्यों कहा कहते हैं इसे, ये भी आपको मैं बता दूं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण नीला हरा ग्रह क्यों कहते हैं इसे, आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे मीथेन गैस की अधिकता के कारण। मीथेन गैस की अधिकता के कारण, एक्सेस ऑफ मीथेन गैस, समझ आया? एक्सेस ऑफ, एक्सेस ऑफ मीथेन गैस, ये है। लिख लिया सबने? यहाँ तक मुझे बता देंगे सभी स्टूडेंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बताइए, लिख लिया सबने? यस मैम बोल दिया करो जब आप लिख लिया करें। हाँ, सारा कवर हो जाएगा, पूरी अच्छे से ही ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ। हाँ, जी जी जी, चलो। ज्योग्राफी में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बची है, सब कंप्लीट हो गया है इसका। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लाइंग प्लैनेट। लाइंग प्लैनेट कहते हैं। क्यों? अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण। क्योंकि अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण, ये याद रखना है। बचा आपका वरुण। क्या बोलते हैं इसे वरुण को? नेपच्यून। नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह। कोल्डेस्ट प्लैनेट। कोल्डेस्ट प्लैनेट सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर। एट्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन।
8th प्लेनेट फ्रॉम द सन, रिवोल्यूशन, परिक्रमा, एक 165 ईयर्स। 165 ईयर्स में सैटेलाइट, इसका उपग्रह बता दो कौन सा है। वरुण का उपग्रह है, देखो शनि का उपग्रह है टाइटन, शनि का उपग्रह क्या है, टाई टाई, लेकिन वरुण का उपग्रह जो है वो है ट्राई। इस पे फोकस करना कि शनि का टाइटन है, इसका ट्राइटन है, ठीक है, का क्या है, ट्राइटन। दोनों में वरना सेम सेम हो जाएगा। खोज किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय जॉन गाले, ठीक है, जॉन गाले ने खोज की थी वरुण की खोज। हम्म डिस्कवर्ड, खोजा किसने था, जॉन गाले ने, जॉन गाले ने की थी। ये कॉपी में लिख लो बस। सारे आपके हो गए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अरुण ग्रह, वरुण ग्रह सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, तुम जल्दी बताओ, यहाँ तक लिखा सबने। हाँ हाँ मैम, हाँ ये सबसे ठंडा है, वरुण सबसे ठंडा है। मनीष कुमार, ये क्लास बस अब वर्ल्ड ज्योग्राफी और हो जाने दो, फिर ऑफ कर देंगे क्लास। हाँ बस इस जुलाई से पहले पहले ऑफ कर देंगे, क्योंकि जुलाई अगस्त में तो नहीं होगी, अगस्त में तो बहुत, हाँ। भावना मैम का कोर्स कंप्लीट हो गया है ना, उनका एक टॉपिक बचा है। टेलीग्राम में भी बोला था मैम ने कि वो जब उनको संडे वनडे में या किसी और दिन समय मिलेगा उस दिन करा देंगी। चलो आगे हो गया ना। हम्म मैम अच्छा, हाँ अब आता है गोल्डीलोक्स जोन। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ से बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम्म यहाँ तक लिखा आप सबने। एक और लिखो गोल्डीलोक्स जोन। देखो एक और मैं लिखा देती हूँ, यही लिखा देती हूँ ऐसे ऐड करके। देखो एक आता है आपका, ये तो हो गया, सारे ग्रह कंप्लीट हो गए हैं बच्चों, सारे ग्रह कंप्लीट हो गए हैं। गोल्डीलॉक्स जोन, अगर आपसे कोई कहे गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, ये आपको ये नाम मिलेगा देखने को, ये वाला नाम से ध्यान से देख लेंगे। गोल्डीलॉक्स जोन, नाम पढ़ लिया आपने, नाम ही इनफ है, नाम ही ध्यान रखना है। गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब जहाँ जीवन पाया जाता है। जीवन मतलब ये कहते हैं, ये जो गोल्डीलॉक्स जोन है ये ऐसा क्षेत्र है, ये बिल्कुल पृथ्वी के समान है। तो पृथ्वी पर तो जीवन पाया जाता है, ध्यान से सुनेंगे, तो यही कहा जाता है ये पृथ्वी के समान ही है ये गोल्डीलॉक्स जोन।
तो आप ना सिर्फ इतना याद रखेंगे मैम, पृथ्वी जैसा ही निवास योग्य क्षेत्र है, मतलब यहाँ इंसान रह सकते हैं, हैबिटेबल जोन है ये, निवास योग्य क्षेत्र। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, ये क्या है, निवास योग्य क्षेत्र। निवास योग्य क्षेत्र है ना, या निवास योग्य क्षेत्र बोल दो, या जीवन क्षेत्र बोल दो, या जीवन क्षेत्र बोल सकते हैं। और किसके समान है, पृथ्वी के समान, पृथ्वी सदृश, पृथ्वी के समान, है ना, है ना, जीवन क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बस आपको याद रखना है निवास योग्य क्षेत्र है, ठीक है। ये आया समझ में, हैबिटेबल जोन, इसमें लिख सकते हैं हैबिटेबल जोन, समझ आया, हैबिटेबल जोन। Goldilocks zone is also called habitable zone. Goldilocks zone is also called habitable zone. ठीक, हैबिटेबल जोन किसके समान है, लाइक अर्थ, पृथ्वी के समान, ठीक है, पृथ्वी के समान है, याद रखेंगे। और इसमें ना तरल जल काफी मात्रा में मौजूद हो सकता है, यहाँ पे कौन सा, तरल जल काफी मात्रा में मौजूद हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। बस आपको ज्यादा नहीं याद रखना, गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, निवास, मतलब ये निवास योग्य क्षेत्र है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, आप बता देना। हाँ, हाँ जी, चलो आगे आते हैं। समझ में आया, चलो अब बात करते हैं उपग्रह की। प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट, इसे मून भी कह सकते हैं, ओके। वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ, वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ, ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। Those celestial bodies which along with revolving around their planet also revolve around the sun are called satellite, ठीक है। Those celestial bodies which along with revolving
around their planet also revolve around the sun. Also revolve sun are called satellite. Are called satellite. ठीक है, ये आपको पहले तो उपग्रह की डेफिनेशन याद रखनी है कि मैम कि ये ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं और इनमें भी ग्रह की तरह ही ना उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे ग्रह का प्रकाश नहीं होता ना, ग्रह का प्रकाश थोड़ी होता है, तो उपग्रह का भी अपना कोई चमक नहीं होती। ये सूर्य के ही प्रकाश से चमकते हैं। ये किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से। ठीक, आगे आते हैं। ग्रहों की तरह इनमें भी अपनी चमक नहीं होती। इनमें भी अपनी चमक बोल दो या प्रकाश नहीं होता, नहीं होती। ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। तो ये जो है ये भी सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ग्रह में भी अपना चमक नहीं होता, उपग्रह में भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक, याद रखना। लाइक द प्लैनेट्स they also don't have their own light. They also do not have, लिख दो या don't लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। do not have their own light. okay, their own light या brightness कह दो। ठीक, therefore these also get illuminated by the light of the sun. ठीक है, therefore these also illuminated by the light of the sun. तो है ना, ये आपको याद रखना है। ओके, एक मिनट, गेट पे कोई है, मैं खोल के आती हूँ। बस लिखो आप फटाफट से। यहाँ तक समझ में आया? लिखा? चलो, तो क्या बताया मैंने कि ग्रहों की तरह इनमें भी अपनी चमक या प्रकाश नहीं होती। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, चले आगे आते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की।
चंद्रमा ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे गए हम यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मून। ओके, मून बोलते हैं। अब ये जो है ना, ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। याद रखना, अगर आपसे कोई कहे कि मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, अगर आपसे पूछे पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है बच्चा? चंद्रमा है। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ठीक, तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि मून, द मून is the moon is the only natural satellite. The moon is the only natural satellite of the earth. Of the earth. Satellite of the अर्थ, ये याद रखना है। ठीक है, और एक बात और लिखना इस पे, चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। ये आपको याद रखना है। ऑल राइट, बस चंद्रमा के विषय में इतना इनफ है, ज्यादा याद नहीं करना। जो जो मैं लिखवाऊंगी वो ही इंपॉर्टेंट है। चलो लिखा सबने? यस मैम बोलेंगे फटाफट। जी, यहां तक आया समझ में? जी, पढ़ने पे ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। जी, गलत बात? अब ये कोई बात होती है कि मैम हम मामा क्यों बोलते हैं चांद को? चांद को मामा क्यों बोलते हैं? चंदा मामा? मेरे को नहीं पता। चलो, हाँ, चंदा मामा क्यों बोलते हैं? चंदा मामा नहीं आएगा जीडी के एग्जाम में कि चंदा मामा क्यों बोलते हैं चांद को? आगे आते हैं, क्षुद्र ग्रह के विषय में पढ़ते हैं। चांद को चंदा मामा क्यों बोलते हैं? एक बच्चा ये कह रहा है, इसको बता दो। क्षुद्र ग्रह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्या? क्षुद्र ग्रह। बस ये पूछा जाएगा किन दो ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। दो ग्रहों के नाम याद कर लो, किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है भिन्न भिन्न आकार के पिंडों, पिंड को मैंने क्या बताया था? पिंड का मतलब होता है वस्तु, वस्तु कि क्षुद्र ग्रह
क्षुद्र ग्रह भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में, पिंड का मतलब वस्तु, पिंडों की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य इन दो ग्रहों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य, मतलब ये किन दो ग्रह, ये दो ग्रहों के नाम याद रखना। ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, समझ आया? इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्षुद्र ग्रह को, बताओ मुझे? एस्टेरॉइड्स। नाम याद कर लिया करो। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ in the form of a belt of bodies of different sizes of different sizes in the area of millions of किलोमीटर। किलोमीटर, चलो पूरा ही लिख दूं किलोमीटर भी। किलोमीटर बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। आपको इतना बड़ा याद नहीं रखना, आपको इतना ही याद रखना है कि मार्स एंड जुपिटर, ये इंपॉर्टेंट है, मार्स एंड जुपिटर। कि मैम ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह में जो है सेरेस जो है क्षुद्र ग्रह के नाम सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक जो चमकीला, ये क्षुद्र ग्रह है। बाकी और भी है, 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, ये भी उपग्रहों के नाम है। मैं लिखवा देती हूँ, जैसे एग्जाम्पल पूछेगा कि सेरेस, यहाँ पे लिखते हैं, आगे लिख देती हूँ। ये लिख लिया आपने अपनी कॉपी में? सेरेस लिखेंगे, सेरेस जो है सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला है। एवं सर्वाधिक चमकीला है। सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला है, ये याद रखना। सेरेस is the largest and brightest asteroid. Brightest asteroid.
एस्टेरॉइड, ठीक है। और भी अन्य बताती हूँ। सेरेस तो ये क्या है, क्षुद्र ग्रह है, ये क्षुद्र ग्रह। और भी है, जबकि फोरवेस्टा ये क्षुद्र ग्रहों के नाम है। फोरवेस्टा, बावन यूरोपा, 243 ईडा, 243 ईडा, 1862 अपोलो, 1862 अपोलो, 511 डेविडा, हम्म 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह है। अन्य क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, ये याद रखना है। वेस्टा को मैं बता दूं इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, VESTA, वेस्टा। यूरोपा को यही लिख दिया मैंने, यूरोपा। ईडा, IDA, ईडा। अपोलो, APOLLO, अपोलो, है ना, इंग्लिश वाले ऐसे लिख लेंगे। डेविड, 511 डेविड। आर अदर एस्टेरॉइड्स, आर अदर एस्टेरॉइड्स, ये आपका पूरा क्षुद्र ग्रह के विषय में हो गया। समझ में आया जी, बता दो सब, यहां तक क्लियर है मैम? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बस अनुष्का दो ही ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड, वो भी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। जी हाँ हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब बस आज का हाँ, और आज ये ना जो सौरमंडल वाला टॉपिक है, ये आज आपका खत्म हो जाएगा। कल हम ना पृथ्वी की गतियों वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, कल एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, पृथ्वी की गतियाँ। हाँ, चलो आगे चले। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है बस मैम बहुत है आज के लिए। अच्छा जी, बहुत है आज के लिए, पूरा काम कर लो कभी आए बड़ी। अब लिखो उल्का और उल्का पिंड क्या होते हैं। ये लिखा, ये तो हो गया ना, ये क्षुद्र ग्रहों के विषय में है। सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, यहाँ पे चमकीला क्षुद्र ग्रह कर लो। क्षुद्र ग्रह कर लो, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं उल्का या उल्का पिंड क्या होते हैं। उल्का या उल्का पिंड क्या होते हैं, चलो। उल्का या उल्का पिंड, कहाँ चला गया। मिट्योर्स एंड मिट्योराइट, ये देखो, ये भी आपको जो मिलेंगे मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ ही मिलेंगे। मंगल एवं बृहस्पति के मध्य ही मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। मंगल
एवं बृहस्पति के मध्य मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ क्षुद्र ग्रहों के साथ क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं। उल्का पाए जाते हैं। उल्का पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। बिलियंस ऑफ meteors are found between Mars and Jupiter. Along with asteroids. ये याद रखना है बस। ठीक है। अब बात करते हैं, क्षुद्र ग्रह भी हो गया है आपका, धूमकेतु और पुच्छल तारे के विषय में और रह गया है, उसे और कर लो, फिर आपका ये बहुत टॉपिक खत्म होगा। जी जी, हिंदी में भी लिखा दिया, इंग्लिश में भी लिखा दिया। अच्छा अच्छा, हरियाणा वाले बच्चे की मैंने कमेंट्स पढ़ ली है, ठीक है। हाँ, वो जल्दी ऊपर चली गई है, पढ़ ली, लेकिन मेरिट के विषय में पढ़ लिया है मैंने। चलो हाँ, आगे आते हैं, बस एक और बचा है, उसे और कर लीजिएगा। धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है ना। एक एक ये भी रहता है, धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु, पुच्छल तारा। कॉमेट। ठीक है, धूमकेतु क्या है, तो धूमकेतु भी आकाश में पाए जाएंगे भाई, ये कोई चीजें पृथ्वी पे नहीं पाई जा रही, ये सब ब्रह्मांड में पाए जा रहा है। तो धूमकेतु कहाँ पाए जाते हैं, आकाश। धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ, धूल बर्फ और गैस से निर्मित पिंड को क्या बताया था मैंने, वस्तु। निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के बस इतना ही याद रख लो, है ना, बस इतना ही बहुत है। कॉमेट्स आर ऑब्जेक्ट इन द स्काई
comets comets are objects in the sky made of dust, made of dust, ice and gas, ice and gas, which revolve, ice and gas, है ना। हाँ, ये याद रखेंगे। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुंचता है तो गर्म होने लगता है। एक और बात बता दूं, जब भी कोई धूमकेतु होगा तो धूमकेतु क्या होगा, वो सूर्य के नजदीक जैसे ही पहुंचता है तो वो क्या होता है, गर्म होने लगता है। और गर्म होने के बाद उनसे गैसों के फुहार निकलने लगती है। जैसे ही कोई धूमकेतु सूर्य के पास पहुंचा तो वो क्या होगा, गर्म होने लगता है। और गर्म होने के बाद उनसे गैसों की फुहार निकलने लगती है, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। और इसे ही क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं, पुच्छल तारा। ठीक, समझ में आया। पुच्छल तारा याद रखा। अब इसके आगे ही लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि जब भी कोई धूमकेतु जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है तो गर्म होने के बाद गर्म होने के क्या होने के बाद, गर्म होने के बाद उनसे गैसों के फुहारे, गैसों के फुहारे, गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं। जिससे पूंछ जैसी पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। संरचना का निर्माण होता है, इसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, पुच्छल तारा। समझे, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। Whenever a comet reaches, कहाँ पहुंच रहा है, नियर द सन, नियर द सन, आफ्टर गेटिंग हीटेड, after getting heated, showers of gases showers showers of gases start coming out, start coming out from it,
from it, due to which, due to due to which uh, tall, tell, like, tell like structure tell like structure is formed, is formed. This is called comet. This is called comet. ओके, ये याद रखना है बस। और एक बात और मैं बता देती हूँ, पहले तो आप इसे कर लीजिएगा अच्छे से। दीदी दीदी आज रहने दो, हमारे गांव में करंट नहीं है। हाँ, बस आज सौर मंडल का ये टॉपिक कंप्लीट कर लो ना। मैंने तो देखो कितने आराम से पढ़ाया है। हाँ जी जी जी, बस हो गया आपका। और मैं एक और बात बता दूं, ये वाला जो है पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य की पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। कहाँ रहती है? विपरीत दिशा में रहती है। और हैली एक पुच्छल तारा है। नाम क्या है पुच्छल तारे का? हैली। हैली हैली एक पुच्छल तारा है। हैली क्या है? एक पुच्छल तारा। यह पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। यह पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। छिहत्तर वर्ष बाद दिखाई देता है। बस ये आपको याद रखना, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। इसकी द टेल, इंग्लिश में भी लिख लो, द टेल पूंछ ऑफ अ कॉमेट remains in the opposite direction to the sun. To the sun. Halley is a comet star. Halley क्या है? Halley आप बोलेंगे is a comet star. Is a comet star. याद रखने। और ये it appears from earth it appears EARS
from it appears from earth approx every 76 year. कितना अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं? एवरी 76 ईयर, 76 ईयर। तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करेंगे। अब आपका ये पूरा हो गया है, कल हम आपको बताएंगे पृथ्वी की गतियां। ओके, अब बताओ सेशन कैसा लगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। मैम, प्लूटो नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में, उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। हाँ, तो प्लूटो के विषय में आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा, डोंट वरी। ओके, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? कोई दिक्कत? चलें फिर छुट्टी करें आज की। हाँ, सेशन कैसा लगा बताओ जल्दी। अरुण हो गया, वरुण हो गया, गोल्डलॉक्स जोन हो गया, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, पुच्छल तारे, सब हो गया। ओके, ऑल राइट, आज की पीडीएफ ये बना देते हैं, है ना, ये कर दी सेव। और सौर मंडल आपका फिनिश हो गया है। कल एक नया टॉपिक होगा, पृथ्वी की गतियां। जब पृथ्वी की गतियां खत्म हो जाएगा तब हम अक्षांश देशांतर करेंगे। हाँ जी, मैं आपकी कमेंट्स देख रही हूँ, सब ऊपर ही है यहीं पे। चले, हाँ, इसकी वर्कशीट कल दूंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे अब।